हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह एज यूजुअल अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 11th का, जिसमें हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किए थे। पिछले 2 लेक्चर में हमने ज़्यादा फोकस किया यूनिट पे, और मैंने बताया भी था कि हम यूनिट ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिट बहुत कुछ आगे डिसाइड करती है, हमारी चीज़ों को आसान बनाती है। तो आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो पिछले क्लास में हो जाना चाहिए था वो आज एक्सटेंड करना पड़ा हम लोगों को। तो आज हम यूनिट का लास्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें पता चले कि यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो अभी आते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल मेजरमेंट। प्रैक्टिकल मेजरमेंट लेंथ का, मास का, टाइम का। तो हम लोग लेंथ का पढ़ते हैं आज, और टाइम का और मास का, फिर एरिया का जो हेक्टेयर होता है वो सब हम देख लेंगे, क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए। अब लेंथ का देखते हैं, प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब एक चीज इंटरेस्टिंग बताते हैं कि हम जब फिजिकल वर्ल्ड पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज देखा था, जो हमारा था माइक्रोस्कोपिक ठीक है। और हम जब उसमें देखे थे तो हमने बोला था कि मैक्रो में क्लासिकल लेते हैं, यानी कि बड़ी साइज से डील करते हैं, और माइक्रो में छोटी साइज से डील करते हैं, जो न्यूक्लियर एटम्स, न्यूक्लियाई। तो हम थोड़ा सा इसको को रिलेट करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं इसको। तो प्रैक्टिकल मेजरमेंट अगर लेंथ की करनी होगी तो लेंथ छोटी भी हो सकती है और लेंथ बड़ी भी हो सकती है। तो जब छोटी होगी तो उसके दौरान हमारी यूनिट्स क्या होती हैं, और अगर बड़ी होती है तो उसकी यूनिट क्या लिखते हैं। अब देखते हैं, छोटे में आते हैं, स्मॉल लेंथ में पहली यूनिट जो आती है, सबसे छोटी यूनिट फर्मी। लेंथ मेजरमेंट में सबसे छोटी यूनिट फर्मी, जो कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आ जाएगा। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर साइज के लिए होता है, मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइज। जब हम न्यूक्लियर साइज की स्टडी करते हैं तो हम फर्मी में लिखते हैं, और इसको F से रिप्रेजेंट 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। हम आज ये यूनिट इसलिए बता रहे हैं, इसका कन्वर्जन पे क्वेश्चन भी एक दो आज हम लोग कर लेंगे, ताकि समझ में आए कि अगर कन्वर्जन रहता है तो कैसे करते हैं। जब हमें न्यूक्लियर साइज के साथ डील करना होता है, यानी कि एटम्स की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियस की साइज हम लोग उसमें भी पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स में, कि वो रेंज जो होता है 10⁻⁻15 मीटर तक ही होता है। अब आते हैं दूसरी यूनिट, एंगस्ट्रॉम। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे A0 से, और ये कहता है कि एंगस्ट्रॉम जो होता है वो वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किसी लाइट की वेवलेंथ की बात कर लें तो उस लाइट की वेवलेंथ को मेजर करते हैं तो हम उसको एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये किसके लिए होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक इसी में आता है वेवलेंथ के लिए नैनोमीटर, जिसको nm से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 nm जो होता है 1 nm इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, जो एंगस्ट्रॉम है और जो नैनोमीटर है ये लाइट की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और ये सारी चीजें जो हैं लेंथ के अंदर आ रही है, मतलब कि ये सारी यूनिट जो दिख रही है वो लेंथ के लिए यूज होती है। और इन दोनों के बीच में फर्मी, जिसका पावर है 10⁻⁻15, और इसके बाद एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, इन दोनों के बीच में एक आता है पिकोमीटर, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻12 मीटर।
जो कि हम केमिस्ट्री में मेनली इसको डील करते हैं, पिकोमीटर को। पिको फराडे, पिको का मतलब होता है 10⁻12, फर्मी का मतलब 10⁻15, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, पिको मतलब 10⁻12। ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा, और जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो ये कैपेसिटर के केस में बहुत ज्यादा यूज होगा। और नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। अब आगे वाली एक दो डील करते हैं। तो जो छोटी यूनिट है वो हमारी आती है माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। तो हम ये चैप्टर पहले वाला क्यों पढ़े थे, हमने पहले भी बोला था कि फिजिकल वर्ल्ड जो होता है हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उसका जो कंसेप्ट है वो इन्वॉल्व है। अब स्मॉल लेंथ की बात आई तो यानी टेक्निकली बोला जाए तो किसके अंदर आ गए, तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। अब नैनो के बाद आते हैं, नैनो छोटी कार, खुशियों की चाबी। नैनोमीटर के बाद आते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इसको म्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, माइक्रोन, MICRON। इसको माइक्रोन बोल ले या माइक्रोमीटर बोल ले, जिसको म्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब आते हैं, ये पता नहीं कौन सा था, आगे देखते हैं। माइक्रो के बाद मिलीमीटर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टा, किलो, गीगा, टेरा, पीटा, ये बहुत सारे यूनिट हैं जो बुक में दिए हैं। और हमको लेंथ वाले की बात करें तो हमने पहले पढ़ा 10⁻15, जिसको हम बोल रहे थे फर्मी। फिर आया 10⁻12, जिसको हम पिको। फिर आया 10⁻10, जिसको हम एंगस्ट्रॉम बोल रहे थे। फिर आया 10⁻9, जिसको हम बोल रहे थे नैनोमीटर। फिर आया 10⁻6, जिसको हम बोले माइक्रोमीटर, माइक्रो बोले। और उसके बाद 10⁻3, इसको मिली बोल देंगे, माइक्रो बोलते हैं, नैनो मीटर अभी नहीं लिखते हैं। यानी कि 10⁻15 सबसे छोटी यूनिट है। ये वाला कभी पीएमटी के क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसी कौन सी यूनिट है जो लेंथ मेजरमेंट के लिए सबसे छोटी यूनिट होती है। उसने दिया था स्मॉलेस्ट यूनिट among the following for measurement of length। क्वेश्चन दिया था, पीएमटी का है, ईयर हमको नहीं पता है, याद नहीं आ रहा। तो उसने दिया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट among the following for measurement। इसमें ऑप्शन था फॉर्मी पहला, दूसरा पिको, तीसरा कोई भी ले लेते हैं एंगस्ट्रॉम, एंड फोर्थ वन मिली। सबसे छोटी यूनिट लेंथ मेजरमेंट के लिए कौन सी होती है, तो वो फर्मी होती है। और ये किसी जमाने में पीएमटी में पूछा था। अब उम्मीद भी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इतने छोटे। तो छोटी में क्या हुआ कि हमने देखा फर्मी पढ़ा, फर्मी के बाद पिको, पिको के बाद एंगस्ट्रॉम, उसके बाद नैनो, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद मिली। तो बस हमको पावर ये याद रखना चाहिए कि फर्मी में 10⁻15, पिको में -12 और एंगस्ट्रॉम में -10, नैनो में 10⁻9, माइक्रो में 10⁻6 और मिली में 10⁻3 होता है। अब ये जो अभी आप लोग क्लास 11th में हुई और इस साल जो पेपर में आया था तो एक क्वेश्चन उसने पूछा भी था कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की वैल्यू। तो हमें पता है कि एम्पियर जो होता है करंट की यूनिट होती है। हमें पता है कि एम्पियर जो होता है वो करंट की यूनिट होती है। और इसमें मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, क्लास 10th में उसने क्वेश्चन पूछा था कि मिली एम्पियर की वैल्यू क्या होती है और माइक्रो एम्पियर की वैल्यू एम्पियर के फॉर्म में क्या होती है। तो इसका क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, इसका 10⁻6 एम्पियर। सीबीएसई 2020 में पूछा था क्लास 10th।
तो जिसको पता होगा कन्वर्जन वो कर लिया होगा। बस हमें क्या पता रहना चाहिए कि हमें पावर याद रहना चाहिए कि मिली माइक्रो सेंटी डेसी डेका में क्या होता है। अब आते हैं लार्ज वाले यूनिट पे। ये सारे जो यूनिट थे छोटे साइज के थे जिसको हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर लेते हैं। और अब आते हैं जब बड़ी यूनिट को मेजर करना होगा लेंथ के लिए। लेंथ मेजरमेंट बिगर इन साइज, किलोमीटर, और जनरली हम किलोमीटर यूज करते हैं लेकिन उससे भी बड़ी होती है ना। तो सबसे पहले होता है लाइट ईयर, जिसको हम LY से रिप्रेजेंट करते हैं। आज यूनिट का मेनली लास्ट क्लास है क्योंकि इसके बाद हम लोग यूनिट से आगे चलेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे, कितने मेथड होते हैं मेजरमेंट के, फिर उसके बाद डायमेंशन वगैरह पे आएंगे, फिर चैप्टर के क्लोज होते जाएंगे। तो ये लाइट ईयर क्या होता है? तो ये बोलता है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम, ट्रेवलिंग इन वैक्यूम फॉर 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम फॉर 1 ईयर, और इसको बोलेंगे क्या, डिस्टेंस कवर्ड कर देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम फॉर 1 ईयर। कह रहा है कि अगर लाइट ईयर को एक्सप्लेन करना होगा तो लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जब स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 1 साल के लिए वैक्यूम में चलती है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो सराउंडिंग है जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हम नॉर्मल ओपन सराउंडिंग की बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस वगैरह आ जाता है जो हमारी लाइट की स्पीड को कम कर सकता है। जैसे हम बोले कि लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन वाटर में कम होती है, ऑयल में कम होती है, जो कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में पढ़ते थे। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से लाइट चेंज हो जाती थी, स्पीड चेंज हो जाती थी। तो कह रहे हैं कि वैक्यूम ऐसी जगह है जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलेगा। यानी कि वैक्यूम जो है लाइट की स्पीड के लिए आइडियल कंडीशन है जहां पे वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव कर सकता है बिना डिक्रीज हुए स्पीड में। तो कह रहा है कि अगर लाइट इस स्पीड से वैक्यूम में चलता है 1 ईयर के लिए तो हमारा लाइट ईयर होगा, जो डिस्टेंस होगा वो लाइट ईयर होगा। अब वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 साल में 365 दिन इंटू 24 घंटा इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर आता है, 10⁻15 मीटर। यानी कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो जब लाइट ईयर की बात करेंगे तो लाइट ईयर क्या होता है? एक ऐसा डिस्टेंस जो स्पीड ऑफ लाइट के द्वारा कवर किया गया रहता है 1 साल में और एक वैक्यूम में। वैक्यूम इसकी आइडियल कंडीशन है जहां पे इसकी स्पीड ना कम होगी ना ज्यादा होगी, और मैक्सिमम तो यही होती है। तो जब हमने स्पीड ऑफ लाइट किया है 365 दिन 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकेंड, तो हमारा इतना मीटर आया। तो ये 1 लाइट ईयर है। अब आता है अगला यूनिट उसका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट होगा। हम ये छोटी छोटी चीजें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये पूछ सकता है और ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब लाइट ईयर के बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? द मीन डिस्टेंस
बिटवीन अर्थ एंड सन। हमारा ये अर्थ है और हमारा सन तो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए ना, सन है। तो इन दोनों के बीच में जो मीन डिस्टेंस है, इसको हम एयू बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है कि द एवरेज और मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 AU इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, 1 AU की वैल्यू जो होती है 9.467 इंटू 10⁻11 मीटर। अब हमने देखा था कि जब स्मॉल साइज वाला डिस्कस कर रहे थे, स्मॉल साइज वाला, तो मैक्सिमम पावर -15 गया था, और यहाँ पे भी लाइट ईयर पढ़े तो 10⁻15 गया, यानी कि -15 स्मॉल रेंज में जा सकता है और लार्ज रेंज में 15। अभी आगे देखते हैं अभी और क्या होता है अभी तक। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दैट इज इक्वल टू 1 AU इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻11 मीटर। अब एक और है इसमें पारसेक। पारसेक इसको पैरेलैक्टिक सेकेंड भी बोलते हैं। ये खड़ा होता है, स्टैंड करता है पैरेलैक्टिक पे, और एसीसी स्टैंड करता है सेकेंड पे। ये क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द distance at which an arc of length 1 AU subtends an angle of 1 सेकेंड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डैश से, सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से, और डिग्री को ऐसे। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और फिर इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। इसने क्या बोला कि जो पारसेक होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस at which an arc of length 1 AU, तो सबसे पहले लेते हैं आर्क जिसका लेंथ है 1 AU लेते हैं। उसने बोला कि वो डिस्टेंस जहां से एक आर्क लेते हैं 1 AU का, मैंने 1 AU का आर्क ले लिया, और ये आर्क जो है कहीं पीछे 1 सेकेंड का एंगल बनाता है। तो इसको पीछे प्रोड्यूस कर लेते हैं। 1 सेकेंड का एंगल बनाता है, ये आर्क हुआ हमारा, और ये आर्क जो है कहीं एक डिस्टेंस पे हम आर मान लेते हैं, आर डिस्टेंस पे वो 1 सेकेंड का एंगल बनाता है। तो यही डिस्टेंस जो होती है हमारी पारसेक कहलाती है। दैट इज आर इज पारसेक। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। एक ऐसा डिस्टेंस जहां पे 1 AU की आर्क 1 सेकेंड का एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं पारसेक। अब आते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा स्किप हुआ था, उसके लिए सॉरी। वो था कि हमें पता है कि थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस। मैथमेटिकल टूल में मैंने इसको बताया था, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस। मैंने मिस्टेक से उसमें 1 अपान आर कर दिया था, जो कि इसका पार्ट था। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। अब आर्क क्या है,
थीटा इक्वल टू 1 AU अपॉन रेडियस आर, जो कि पार्सेक है, इसको पार्सेक बोल लेंगे, पार्सेक की डिस्टेंस मतलब बोल सकते हैं इसको। अब क्या है कि अगर हमको आर निकालना है तो 1 AU अपॉन थीटा, बस हमको ये सॉल्व करना था। तो आर इक्वल टू 1 AU, 1 AU की वैल्यू अभी आई थी 9.467 इंटू 10⁻11 मीटर। और थीटा क्या दिया है, थीटा जो दिया है हमारा एंगल जो है 1 सेकेंड है। और हमें पता है कि ये जो दिख रहा है ये थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, ये हमारे प्लेन एंगल के लिए होता है। और प्लेन एंगल में प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, यानी कि मुझे 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 सेकेंड में, अब 1 सेकेंड से मिनट में जाएंगे और मिनट से जाएंगे डिग्री में और डिग्री से जाएंगे हमारा रेडियन में। 1 सेकेंड से मिनट में जाएंगे, मिनट से डिग्री में जाएंगे, डिग्री से रेडियन में जाएंगे, जो कि हमारा आएगा मिनट से सेकेंड तक जाने में 60 इंटू 60। उसके बाद मिनट से डिग्री में जाने में मिनट, उसके बाद पाई 180 जो कि कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये टोटल हमारी डिग्री में कन्वर्ट हो गई है, जिसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिट जो आएगी रेडियन में आ जाएगी। तो बस ये क्या करना था कि 1 सेकेंड से मिनट में जाना था, मिनट से डिग्री में, और डिग्री को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा यूनिट रेडियन में आ जाता। तो इस क्वेश्चन में बस यही करना था। और इसने बोला था कि जो पार्सेक होता है it is defined as the distance at which an arc of length 1 AU subtends an angle of 1 second। तो AU तो आर्क पता चल गया और डिस्टेंस ही हमको निकालना था जहां पे 1 सेकेंड की एंगल बनती हो। तो ये प्लेन एंगल का कंसेप्ट है, क्योंकि ये प्लेन में दिख भी रहा है। एक बार सॉलिड एंगल फिर हम बता देंगे। तो आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ से किए तो 1 AU अपॉन आर, डेट इज आर इक्वल टू 1 AU अपॉन थीटा। थीटा जो था हमारा सेकेंड में था, लेकिन हमें पता है कि प्लेन एंगल की यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, इसलिए हम उसको इंटर कन्वर्टेबल कर देंगे। तो मिनट से डिग्री में जाएंगे, मिनट सेकेंड से मिनट में, मिनट से डिग्री में, और फिर जो डिग्री की वैल्यू आएगी उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। और आर की जो वैल्यू आती है वो आती है आर इक्वल टू 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आता है 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब ये जो इसकी वैल्यू जो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर है, यानी कि 1 पार्सेक जो होता है, 1 पार्सेक जो होता है लाइट ईयर के 3 टाइम्स होता है। अब लाइट ईयर की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी तक हमने स्मॉल साइज देख लिया, लार्ज साइज देख लिया, ऐसे ही कुछ एरिया की यूनिट होती है जो हेक्टेयर वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद जो हम लोग क्लास 10th में भी हेक्टेयर पढ़े हैं, टाइम का नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, वो भी यूज हो जाएगा। तो अब हम इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इंटर कन्वर्टेबल पे, ताकि हमको यूज करने आ जाए। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट आया होगा। और एक चीज, हाँ, सॉलिड एंगल देख लेते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा स्किप किया था। लास्ट क्लास हमने प्लेन एंगल पढ़ लिया था। तो हमने बोला था कि प्लेन एंगल के लिए रेडियन यूनिट होती है, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन, जो कि ये 60 से रिप्रेजेंट करते थे। तो जब सॉलिड एंगल वाला बात आता था तो हमने एग्जाम्पल लिया था, अभी इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हम मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है सॉलिड एंगल की केस में, ये आर है, ये आर है, ये हमारा स्टेरेडियन, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसके एंगल को। तो अगर मुझे सॉलिड वाला निकालना था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था और अभी बताते हैं, ये सॉलिड है, हम मान लेते हैं कि ये सॉलिड है। तो अगर हम बोले कि इसका कुछ एरिया होगा,
इसका पूरा कुछ सरफेस एरिया होगा छोटा सा या बड़ा सा, अगर छोटा लेंगे तो छोटा होगा, बड़ा लेंगे तो बड़ा होगा। तो ये सरफेस एरिया हम मान लेते हैं कि ये कहीं बड़े स्फेयर में से हम इसको कट कर रहे हैं, तो बड़े स्फेयर में से ऐसे कट करेंगे तो ये सरफेस एरिया इसका कुछ है और इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं जाके एंगल बनाएगा। अगर हम इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो मान लेते हैं कि ये एंगल बनाएगा। यानी कि कोई भी 3D चीज, कोई भी सॉलिड चीज अगर कट करने के बाद एंगल सबटेंड करती है तो हम उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, जिसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है। अब ये कैसे निकलेगा, तो ये एरिया, ये हमारा एरिया और ये हमारा रेट एंगल के लिए। तो लॉजिक सारा पहले वाला ही है, बट सिग्मा इक्वल टू हमारा हो जाता है डी सिग्मा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। ये हम मान लेते हैं कि हमने इस पोर्शन को कट किया है किसी बड़े स्फेयर से, तो ये उस केस में ये तो उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा होगा। अगर ये बहुत छोटा होगा तो ये पीछे भी बहुत छोटा एंगल बनाएगा। उस छोटे एंगल को मैं डी ओमेगा बोलता हूँ और इस छोटे वाले एरिया को डी एरिया बोलता हूँ। और इसको अगर रेडियस से स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा डी ओमेगा, अगर इसको डी ए बोले तो। यानी कि कोई भी सॉलिड चीज अगर 3 डायमेंशन में एंगल बनाती है कट करने के बाद तो हम उसको सॉलिड एंगल बोलेंगे। जैसे हमारा आइसक्रीम का कोन होता है, वो भी अगर उसके वैक्यूम में अंदर देखेंगे तो सॉलिड एंगल बनाती है, क्योंकि आइसक्रीम जो होती है, सॉरी जो कोन होता है वो 3D फिगर होता है। तो 3D फिगर हमको सॉलिड एंगल देती है और 2D हमारा प्लेन एंगल। इसकी यूनिट होती थी स्टेरेडियन, जो कि लास्ट क्लास में थोड़ा सा स्किप हुआ था जल्दबाजी में, अभी आज वो हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू दे दे 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। हमें पता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यानी कि उसने डिस्टेंस को किलोमीटर में दिया है, लेकिन से टाइम को कितने में दिया है, आवर में दिया है। और ये आपसे बोल रहा है कि आप एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, उसने बोला कि आप इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। अब इसको करते हैं तो 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर समझना हो ऐसे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, बस इसकी वैल्यू रख देनी थी। तो a इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब बात आती है ये टाइम, यहाँ पे आवर में दिया है, इसको सेकेंड में करना है तो 60 इंटू 60, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो यूनिट आएगी वो हमारी, तो ऐसे इंटर कन्वर्टेबल होता है। जैसे हम बोल दें कि अगर R इक्वल टू है 3 फर्मी, R इक्वल टू 3 फर्मी और हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इफ R इक्वल टू 3 फर्मी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है SI यूनिट के फॉर्म में, SI यूनिट के फॉर्म रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब होता है। यानी कि SI यूनिट हमारी जो होती है MKS में चलती है। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो अगर आपको वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि आप इस यूनिट में निकालिए, तो हम मेनली SI यूनिट में निकालते हैं, जिसके अंदर हम MKS सिस्टम डील करते हैं, जो मीटर किलोग्राम सेकेंड। यानी कि हमको फर्मी को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो 3 फर्मी इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब आते हैं इस फॉर्मूले पे, तो V इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू, पाई ही रहने जैसे पाई के रिस्पेक्ट में आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, R का क्यूब इंटू 3 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। हमारी जो उसने बोला कि आप SI यूनिट के फॉर्म में बताइए, यानी कि जो डिस्टेंस होगा, जो रेडियस होगा, वो हमारा मीटर के फॉर्म में होगा। मैंने इसको मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे, इसलिए मैंने 3 इंटू 10⁻15 रखा है।
4/3। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, तो v इक्वल टू 4/3, पाई को पाई ही रहने देते हैं, इंटू 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, और हमें पता है कि पावर में मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, यानी कि इसको क्या करना है, -15 -15 -15, जो कि हमारा आएगा -45, यानी कि 10 की पावर -45। अब ये थोड़ा सा कैंसल आउट हो जाएगा 3। अब इसका क्या होगा, v इक्वल टू 36 पाई इंटू 10 की पावर -45, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर, डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब, मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि हमारा ये कन्वर्ट हो गया मीटर क्यूब में, एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। क्यों, वॉल्यूम में क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल भी मीटर में रहेगा, ब्रेथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, तो जो रिजल्ट आएगा वो मीटर क्यूब में होगा। एसआई यूनिट वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, तो हमारा 36 पाई इंटू 10 की पावर -45 मीटर क्यूब आ गया। तो ऐसे थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन करते हैं, और टाइम मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, तो हमें जो वैल्यू याद है मिली माइक्रो की वो पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है इस। और जैसे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, मिनट में कन्वर्ट करिए, तो सीधे फॉर्मूला यूज कर देना है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, वहां से सीधे सॉल्व कर लेना है। तो यूनिट में हम यहीं तक रखते हैं आज की क्लास में, उसके बाद आगे से हम मेजरमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।